Good morning, class 9th. Students, we are on chapter number 4, French Revolution, and this chapter is related to your history portion, and we have done some topics of this chapter, and in this class we are going to start our new topic, which is France abolishes monarchy and becomes a republic. So पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि किस तरीके से लुईस 16 को कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ा था, क्योंकि नेशनल असेंबली प्रोटेस्ट कर रही थी और फ्रांस में बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो गई थी, उथल पुथल की स्थिति हो गई थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे और भी बहुत कुछ। तो फिर ये चीज़ें हमने देख ली थी एंड उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि जो नेशनल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं, एक्टिव सिटीजन्स, पैसिव सिटीजन्स, कौन वोट दे सकता है, जुडिशरी कैसे फॉर्म होती है एंड मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था विद द हेल्प ऑफ टेबल। नाउ वी विल डिस्कस कि फ्रांस में कैसे मोनार्की अबॉलिश होती है और वो कैसे रिपब्लिक बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। सिचुएशन ऑफ फ्रांस बहुत टेंस थी जब लुईस 16 को कॉन्स्टिट्यूशन मानना पड़ा था। तो और जो पड़ोसी नेबर्स थे उसके फ्रांस के, जैसे प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया से हम वो याद रखेंगे, लुईस 16 की जिनसे शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड थी। एंड रिमेंबर दैट ऑस्ट्रिया इज़ अ कंट्री विच इज़ सिचुएटेड इन फ्रांस एंड ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है। ओके, सो सदर्न हेमिस्फेयर में ऑस्ट्रेलिया सिचुएटेड है, बट ऑस्ट्रिया यूरोप में सिचुएटेड है। एंड ऑस्ट्रिया की राजकुमारी और प्रिंसेस से लुईस 16 की शादी हुई थी। हम लोग चैप्टर फर्स्ट में देख चुके थे, जो फर्स्ट क्लास मैंने इस चैप्टर की ली थी। नाउ हाँ जी, सो प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया जो नेबर्स थे उनके, उन्हें बहुत टेंशन हुई कि जब फ्रांस में ऐसा हो सकता है तो क्यों ना हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है कि लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं और यहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन लागू करना पड़े। जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाएगी। तो क्या किया, एक गुपचुप संधि हो गई किसमें, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड फ्रांस के बीच में, कि जब भी आप पे प्रॉब्लम आएगी हम आपका साथ देंगे। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन पर जब पता चला नेशनल असेंबली को, ऑल रूलर्स ऑफ ऑल द अदर कंट्रीज आर वरीड बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ फ्रांस। हम लोगों ने ये तो देख लिया, बट जब ये सिचुएशन की इन तीनों ने और भी बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ ने साठगांठ कर ली है, ये सभी मिलके एक हो गए हैं। तो जब नेशनल असेंबली भी कौन सी चुप रहने वाली थी, उसने बोला कि आप सभी जो लोग हैं वो एक हो सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं एक हो सकते। तो नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 एंड उन लोगों ने वॉर डिक्लेयर कर दिया, लड़ाई डिक्लेयर कर दी। किसके लिए? प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में उन्होंने लड़ाई को, वॉर को डिक्लेयर कर दिया कि आप इन लोगों का साथ देंगे। अब हम आपको देखते हैं। सो इस लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सारे लोग आर्मी में भर्ती होने लग गए और उन्होंने इस वॉर को अपर क्लास एंड लोअर क्लास के बीच की वॉर को समझते हुए, देशभक्ति की भावना को समझते हुए इस वॉर में पार्टिसिपेट करने लगे। बहुत सारे लोगों की इसमें भर्ती हुई थी। अब जब एक वॉर है तो उसी वॉर से रिलेटेड हम एक सॉन्ग देखते हैं, पैट्रियोटिक सॉन्ग मर्सिलेस। ये लिखा था रॉबर्ट डी इजले ने। पैट्रियोटिक सॉन्ग में देशभक्ति का सॉन्ग, जैसे हम लोग बोल सकते हैं अगर इंडिया में बोले जन गण मन, वो तो चलो कंपोज किया है। और भी बहुत सारे छोटे मोटे सॉन्ग्स थे जिन्होंने हमें इंस्पायर किया ताकि हम देश के लिए कुछ कर सके। तो उसी तरीके से मर्सिलेस एक सॉन्ग था, पैट्रियोटिक सॉन्ग, जिसे कंपोज रॉबर्ट डी इजले ने किया था एंड बाद में ये नेशनल एंथम बन गया था फ्रांस का। मैं अगर मुझे इस सॉन्ग की कुछ क्लिपिंग्स मिल जाती है तो मैं इसके बाद में ऐड कर दूंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। सो यहाँ पर वॉर डिक्लेयर हो चुकी है प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया के लिए एंड एक पैट्रियोटिक सॉन्ग भी रिलीज़ हो चुका है, जो कि मर्सिलेस नामक जगह, जब ये लोग जा रहे थे वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो ये इस जगह से गुजरे। इस जगह से गुजरने की वजह से ही इस सॉन्ग का नाम मर्सिलेस पड़ गया। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर दैट द मेजर टू कंट्रीज एंड द सॉन्ग विच इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस एंड हु कंपोज दिस सॉन्ग। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो रिवॉल्यूशन छिड़ जाता है, मीन्स रिवॉल्यूशन जब होता है तो कोई भी कंट्री इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी को फेस करेगी ही करेगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा मनी एंड बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है कोई भी वॉर होती है तब।
और इस वॉर में भी यही हो रहा था, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा था। जो मेंस थे वो वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड वुमेन्स जो थी अब उन पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई हैं अर्निंग की, लिविंग की, एंड दे हैव टू लुक आफ्टर फॉर ऑफ देयर फैमिलीज ऑल्सो। सब चीज़ों को अब किसको देखना है, एक वुमेन को देखना है, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब वुमेन पे आ गई है। पर फिर भी एक लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल क्या चाहता था, रिवॉल्यूशन करना चाहता था, वो कैरिड फर्दर अवे, रिवॉल्यूशन को कंटिन्यू रखना चाहता था। नाउ बिकॉज पॉलिटिकल राइट्स जो थे वो रिचर सेक्शंस के पास थे। क्यों? जो भी फैसला लेना है वो रिचर सेक्शन मीन्स फर्स्ट एस्टेट थर्ड एस्टेट के लोग लेंगे। तो अभी से क्यों वॉर को ख़त्म करना है, कोई हम रिजल्ट पे तो आ जाएं तभी तो हम वॉर को ख़त्म करेंगे। सो दे वांटेड टू कैरी फर्दर अवे दिस रिवॉल्यूशन। अब इसी बीच में कुछ पॉलिटिकल क्लब्स बन गए। पॉलिटिकल क्लब्स के अंदर क्या होता था, रेलिंग पॉइंट फॉर पीपल हु विश्ड, उन लोगों की आवाज़ को वो उठाना चाहते थे और यहाँ पर ये सब डिस्कशंस होते थे गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ और प्लान्स के बारे में। वो जो क्लब्स हैं वो ऐसे लोगों की आवाज़ उठाते थे जो नॉर्मली जिनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता था। और ये लोग किसके बारे में, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के बारे में, गवर्नमेंट के प्लान्स के बारे में डिस्कस करते थे। और उसके बाद अपना फॉर्म्स ऑफ एक्शन क्या होगा, जैसे मान लिया गवर्नमेंट ने कुछ गलत बात कर दी तो भाई ठीक है, हम लोग पॉलिटिकल क्लब्स बना रहे हैं, हम उनमें डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारे जो एक्शंस होंगे हम वो करेंगे। तो पॉलिटिकल क्लब्स बनने शुरू हो गए थे। उन्हीं में से एक फेमस क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन्स। अब जैकोबिन्स में किस तरीके के लोग रहते थे, वो क्या पहनते थे, वो एक इंटरेस्टिंग है। उनकी जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा फैंसी हम कहेंगे, तो मैं उसकी क्लिपिंग भी ऐड कर दूंगी कि वो लोग किस तरीके के कपड़े पहनते थे। वैसे आपकी बुक में पिक्चर इंसर्टेड हैं, सो यू कैन सी दैट पिक्चर ऑल्सो, अदरवाइज आई विल इंसर्ट दैट पिक्चर इन दिस क्लिप। सो अब देखते हैं कि जैकोबिन्स के लोग क्या क्या कपड़े पहनते थे और क्या इनकी लिविंग स्टाइल थी। सो नाउ वी विल डिस्कस जैकोबिन्स क्लब। जैकोबिन क्लब क्या था, लोग जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी उनके बारे में डिस्कशंस होते थे। नाउ अब जैकोबिन्स क्लब में लोग कौन कौन से होते थे जो ये सब डिस्कशंस करते थे। सो लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो कि फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट से बिलोंग नहीं करते थे। लेस प्रॉस्परस सेक्शन इट मीन्स थर्ड एस्टेट। और कौन कौन से लोग इंक्लूडेड हैं इसमें, स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस जैसे शू मेकर्स, पेस्ट्री बनाने वाले, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स, सर्वेंट जो डेली वेज पे काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी मजदूर हम जिसे बोलते हैं। सो ये सारे लोग जैकोबिन्स क्लब में इंक्लूडेड थे। अब जैकोबिन क्लब का लीडर कौन था, वो था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियरे। सो ही वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन्स क्लब। इन सभी लोगों का लीडर ये था ना। अब जैकोबिन्स क्लब के जो मेंबर्स थे वो बहुत थोड़ी फैंसी सी ड्रेस पहनते थे। फैंसी सी ड्रेस पहनने से इन द सेंस लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र, लंबे लंबे लाइनिंग्स वाले ट्राउज़र पहनते थे, जो डॉकयार्ड वाले जो लोग पहनते हैं वैसे। अब डॉक क्या होता है, जब शिप एक जगह से दूसरी जगह आता है, वहाँ रुकता है, तो वो जगह क्या कहलाती है, डॉकयार्ड कहलाती है, जहाँ पर उसमें फ्यूल भरा जाता है, सामान को लोड किया जाता है, निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं डॉकयार्ड पे। सो लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहन रहे हैं एंड उन्होंने नी ब्रेंचेस भी पहनने स्टार्ट कर दिए थे, सॉरी नी ब्रीचेस भी पहनने स्टार्ट कर दिए थे। अब ये सब कपड़े पहनने का मतलब क्या है, वो दिखा रहे थे एक तरीके से कि हम भी किसी से कम नहीं है, हम भी फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों से बिल्कुल कम नहीं है। उन्हें सेंट क्लूटोस भी कहा जाता था। सेंट क्लूटोस कौन होते हैं, जो विदाउट नी ब्रीचेस। अब नी ब्रीचेस होते क्या है, लंबे लंबे बूट्स होते हैं। आपने मूवीज़ में देखा होगा लॉन्ग लॉन्ग बूट्स यहाँ तक नी तक पहना जाता है। आपको इस पिक्चर में, मतलब मैं अभी एक इंसर्ट कर दूँगी एक क्लिपिंग, जिसमें आपकी बुक के अंदर सेकेंड और थर्ड पेज आई थिंक सो, मेरे को याद नहीं है। सो उसमें एक नोबल है जिसके आगे एक थर्ड स्टेट का इंसान खड़ा है, तो नोबल्स ने नी ब्रीचेस पहने हुए, घुटने तक जो पहनते हैं। सो सेंट क्लूटोस उन्हें कहा जाता है जो नी ब्रीचेस के बिना ड्रेसेस पहनते, लॉन्ग स्ट्रिप्स के घुटने से नीचे। तो ये जो ड्रेसेस थे ना, वो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग पहनते थे। अब इन लोगों ने लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र एंड विदाउट नी ब्रीचेस जो ड्रेसेस पहनना स्टार्ट कर दिया था, उसके साथ उन्होंने रेड कैप भी पहननी स्टार्ट कर दी। रेड कैप जो कि लिबर्टी का सिंबल थी। ये सारी जो ड्रेसेस है वो वुमेन्स को पहनने की परमिशन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ मेन को पहनने की परमिशन थी।
नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी क्या क्या इसमें इंक्लूडेड था जैकोबिन्स क्लब के अंदर। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर दो लोगों की पिक्चर है, ये दोनों के दोनों जैकोबिन्स क्लब से रिलेटेड हैं। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में पिक्चर है, दोनों ही वैसे तो फैशनेबल उन्होंने ड्रेसेस पहन रखी हैं, पर जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंसान है उसने लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउज़र जैसा पहन रखा है। एंड जो राइट हैंड साइड में जो इंसान है उसने नी ब्रेंचेस पहन रखे हैं, मतलब नी ब्रेंचेस जो बूट्स टाइप होते हैं। सो वैसी ड्रेसेस जो बूट्स के ऊपर पहनी जाती थी, पर इन्होंने क्या किया, उसी जो स्ट्राइप ड्रेसेस का ये थोड़ा लंबा वर्जन था। सो ये दोनों ने जैकोबिन्स क्लब के लोगों ने थोड़ा फैंसी सी ड्रेसेस पहन रखी हैं। नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, जैकोबिन्स क्लब, हम लोगों ने जैकोबिन्स क्लब के बारे में डिटेल में देख लिया है। सो जैकोबिन क्लब्स 1792 में ये प्लान करता है कि वो विद्रोह कर देगा। सारे के सारे पेरिशियंस मिलके, पेरिशियंस मीन्स जो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, उसके लोग पेरिशियंस, जैसे हम इंडिया में रहते हैं हम इंडियंस, सो पेरिशियंस ने मिलकर ये विद्रोह कर दिया। क्योंकि तब जो स्थिति थी, तब जो कंडीशंस थी, वहाँ पर शॉर्ट सप्लाई थी फूड की, खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, राजा जो है वो अपने ऐशो आराम में जी रहे हैं। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, एक तरीके से विद्रोह कर दिया। नाउ 10 अगस्त पैलेस ऑफ ट्यूइलेरीज, ये एक पैलेस था जहाँ पे किंग रहते थे, वहाँ पर सारे के सारे जो विद्रोही होते हैं वो चले जाते हैं एंड वो लोग हमला कर देते हैं किंग के गार्ड पे और उन सभी को होस्टेज बना लेते हैं, बंधक बना लेते हैं किंग को थोड़ी देर के लिए। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को ये लगता है ये जो पैलेस है ना, इसमें जो राजा है उसने बहुत सारे अनाज को भर के रखा है, भंडार बना रखा है, हमारे पास खाने को कुछ है नहीं, एंड ये जो राजा है उसने अपने अंदर में सारा सामान रखा हुआ है, तो इस पर हमला कर देते हैं। एंड राजा को एंड में जो राजा है, उनकी फैमिली, उन सभी को जेल भेज दिया जाता है। दोबारा से वोट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, एंड जो पहले एक्टिव सिटीज़न एंड पैसिव सिटीज़न वाला था कि एक पर्टिकुलर एज थी, उससे पहले आप वोट नहीं दे सकते थे, तो अब क्या कर दिया, उस एज को 21 ईयर कर दिया। और जो थर्ड एस्टेट के जो प्रोस्पेरस लोग थे वोट दे सकते थे, जो टैक्स फिल करते हैं वुमेन वोट नहीं दे सकते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब क्या कर दिया, रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, अब कोई भी वेल्दी पीपल की जो अमीर है वही वोट दे सकेगा, इन सब को बिल्कुल नकार दिया गया। एंड दे गॉट द राइट टू वोट, मीन्स 21 ईयर्स हैं आपकी एज और कोई भी वोट दे सकता है। एक्टिव पैसिव सिटीजन्स का कोई भी झंझट हम कह सकते हैं वो नहीं रही। अब जब वोट हुए, इलेक्शन हुआ, तो न्यूली इलेक्टेड असेंबली को हम बोलते हैं कन्वेंशन। ओके, सो सबसे पहले थी जनरल असेंबली, फिर नेशनल असेंबली आई, फिर उसके बाद जब नेशनल असेंबली भी उससे ज़्यादा ताकतवर जैकोबिन्स क्लब हो गया, जैकोबिन क्लब्स के लोगों ने इतना कुछ कर दिया, तब दोबारा से जब न्यूली इलेक्टेड असेंबली है उसको बोलते हैं हम कन्वेंशन। एंड 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया गया। कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं, अब से ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। रिपब्लिक मीन्स अब जो गवर्नमेंट आएगी उसको लोग चुनेंगे। सो व्हाट डू मीन बाय रिपब्लिक? रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोग चुनेंगे। एंड अब इसके आगे और क्या हुआ था कि कोई भी हया की मुनाकी नहीं होगा कि इसका राजा है, इसके राजा का बेटा फिर से राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब इसके बाद हम देखेंगे राजा का क्या हाल हुआ था। सो जो राजा था, राजा और रानी, जो लुइस 16 एंड उनकी जो रानी थी, उनको डेथ मीन्स, अगर हम एक पर्टिकुलर लाइन बोले तो डेथ बाय कोर्ट, जो उनको मृत्यु दंड दिया गया था। एंड ऑन 21 जनवरी 1793 को उन्हें मृत्यु दे दी गई। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। हम लोगों ने डेट देख ली कि कब वो रिपब्लिक बना, 21 सितंबर 1792 को अबॉलिश हो गई मोनार्की। हमारे इस टॉपिक का भी एंड हो जाता है इसके साथ कि मोनार्की अबॉलिश हो जाती है और क्या हो जाता है, डिक्लेयर हो जाती है रिपब्लिक। फ्रांस अब क्या हो जाता है, एक रिपब्लिक कंट्री बन जाता है, जिसमें जो लोग आएंगे वो इलेक्ट होके आएंगे, जो गवर्नमेंट बनेगी वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी by us. So that's it for now. In the next class we will discuss the next topic.